किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में पुलिस जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो ऐसी स्थिति में उसके क्या क्या राइट्स हैं, कौन कौन सी वो जानकारियां हैं जिन्हें वो ले सकता है। इसके अलावा हैंडकफिंग या हथकड़ी लगाने के बारे में क्या क्या नियम हैं, और इसके अलावा महिलाओं को अरेस्ट करते वक्त उनके क्या क्या विशेष अधिकार अलग से हैं। क्या आपको ये बात मालूम है कि आम जनता या प्राइवेट पर्सन को भी अरेस्ट करने के कुछ स्थितियों में अधिकार हैं? इन्हीं सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे लीगल टॉक्स में। नमस्कार, मेरा नाम सुनील मियाँ है और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल टॉक्स। चर्चा शुरू करने से पहले आइए कुछ शब्दों को थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि इन शब्दों का जब जब हमारी आगे आने वाली चर्चा में इस्तेमाल हो सकता है तो हमें बेहतर समझ उससे मिल सके। जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और दूसरे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर कार्ड पर क्लिक करके आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए समझ लेते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वे ऑफेंसेस हैं जिन ऑफेंसेस में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ये ज़्यादातर वो ऑफेंसेस होते हैं जो गंभीर प्रकृति के होते हैं, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, डेकॉइटी है, थेफ्ट है। ये इस प्रकार के कुछ मामले हैं जिसमें पुलिस जो है बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है। जबकि नॉन कॉग्निजेबल वे ऑफेंसेस हैं जिनकी गंभीरता कम होती है और उसमें पुलिस बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं मारपीट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज करना और इस तरह के जो छोटे मोटे चीज़ें होती हैं वे आमतौर पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। इसके अलावा ऑफेंसेस बेलेबल या नॉन बेलेबल होते हैं। बेलेबल वे अपराध होते हैं जिन अपराधों में अपराधी जो बेल की जो मांग है, जो डिमांड है, वो एज ए मैटर ऑफ राइट करता है, जो कि बेलेबल ऑफेंसेस में पुलिस या मजिस्ट्रेट दोनों ही जमानत दे सकते हैं। जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में आप जब बेल लगाते हैं, बेल अप्लाई करते हैं, तो बेल का अलाउ होना या नहीं होना बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उसमें जो अपराध घटित हुआ है, जो ऑफेंस कमिट किया गया है, वो ऑफेंस की इंटेंसिटी क्या है, उसकी ग्रेविटी क्या है, वो हीनियस क्राइम है या किस प्रकार का वो ऑफेंस है, इसके अलावा किन परिस्थितियों में उस ऑफेंस को किया गया है। इसके साथ साथ उस मुकदमे की तफ्तीश के दौरान में, इन्वेस्टिगेशन के दौरान में जो एविडेंसेस है उनकी प्रिजर्वेशन, इन बहुत सारे फैक्टर्स को जो है एक साथ में देखा जाता है। ऐसे ही अन्य कई फैक्टर्स को देखा जाता है। उसके आधार पर जमानत का मिलना या नहीं मिलना निर्भर करता है। और ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में ज़रूरी नहीं है कि हर सूरत में ज़मानत मिल जाए। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में आमतौर पर ज़मानत मिलना मुश्किल रहती है, और कुछ अपराध ऐसे भी हैं जिसमें लंबे समय तक ज़मानत नहीं मिल पाती। इसके साथ साथ वारंट्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि सर्च वारंट होता है, अरेस्ट वारंट होता है। सर्च वारंट कोई भी मजिस्ट्रेट, चाहे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हों या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हों, वो उसको जारी कर सकते हैं। सर्च वारंट आमतौर पर किसी व्यक्ति की या किसी घर की या कोई भी इस तरह की कोई जगह हो जो बंद हो, जिसमें कोई भी चीज़ रिकवरी के लिए छुपा कर रखी गई हो या किसी ऑफेंस में इस्तेमाल हुई हो, उसकी तलाशी के लिए सर्च वारंट इशू किया जाता है। जो अरेस्ट वारंट होता है, अरेस्ट वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए इस्तेमाल होता है। अरेस्ट वारंट मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक बेलेबल अरेस्ट वारंट होता है, एक नॉन बेलेबल वारंट होता है। बेलेबल जो वारंट होते हैं उसमें जब पुलिस अधिकारी वारंट लेकर के जाते हैं तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना होता है वो अपना जमानतदार पेश करता है, और जमानत देने पर वो जमानतदार ये गारंटी लेता है, ये जिम्मेवारी लेता है कि जिस तारीख को माननीय अदालत ने इस व्यक्ति को अदालत में पेश होने के लिए बुलाया है वह उसे उस तारीख पर पेश कर देगा और उसकी ज़मानत ले लेता है। ज़मानत लेने पर वह वारंट वापस भेज दिया जाता है, उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाता। और यदि वो जमानतदार पेश नहीं कर पाता है तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा, न्यायालय में पेश करेगा। जो गैर जमानती वारंट होता है, अरेस्ट वारंट, उसमें व्यक्ति अपना जमानतदार पेश नहीं कर सकता पुलिस अधिकारी के समक्ष। पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करके कोर्ट के समक्ष पेश कर सकता है, और इस प्रकार से नॉन बेलेबल वारंट में जिसको अरेस्ट किया गया है वो अगर चाहे तो कोर्ट के समक्ष अपना जमानती पेश कर सकता है और वहाँ से वो अपनी बेल पर लेकर के रिहा हो सकता है। आइए
अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे कि जब भी पुलिस किसी व्यक्ति को किसी ऑफेंस में गिरफ्तार करती है तो ऐसे जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के जो हैं क्या क्या राइट्स हैं, कौन कौन सी जानकारियां उसे दी जानी चाहिए। पुलिस ज़्यादातर मामलों में जो कॉग्निजेबल केसेस हैं और नॉन बेलेबल केसेस हैं उन्हीं में ज़्यादातर किसी अपराधी को गिरफ्तार करती है। जब भी कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, गिरफ्तार करने के बाद वह पुलिस अधिकारी उसकी गिरफ्तारी का एक मेमो बनाता है जिसमें वह इस बाबत ज़रूरी सूचनाएं लिख देता है कि फलां फलां जगह पर इस समय और इस तारीख को इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ साथ जो ज़रूरी कागजात हैं उनको तैयार करके जो नज़दीकी स्थानीय जो न्यायालय हैं उनको भेज दिया जाता है ताकि वो उनके रिकॉर्ड में रह सके। और जब भी ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का ये जानकारी हासिल करना अधिकार है कि उसे ये मालूम होना चाहिए कि उसको किस अपराध में जो है गिरफ्तार किया गया है, कौन कौन से वो अपराध हैं जिन अपराधों में से गिरफ्तार किया गया है। दूसरी उसे ये इस बात की जानकारी रहनी चाहिए कि उसको बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया है या वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। और यदि उससे वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तार हुआ व्यक्ति उस वारंट को देख सकता है, पढ़ सकता है। इसके अलावा गिरफ्तार व्यक्ति इस बात की भी जानकारी ले सकता है कि उसकी इन अपराधों में जमानत हो सकती है या नहीं हो सकती। इसके साथ साथ गिरफ्तार करते समय गिरफ्तार करने वाले जो अधिकारी हैं उन्हें अपना नाम और पद नाम वो विजिबली उनके ऊपर लिखा रहना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि ज़्यादातर जो पुलिस अधिकारी रहते हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं या कांस्टेबल्स होते हैं, उन सभी की एक नाम की पट्टी उनकी वर्दी के ऊपर लगी रहती है। और ये माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश थे उसके बाद से ये ज़रूरी कर दिया गया है। पदनाम और उसका नाम विजिबल रहना चाहिए ताकि गिरफ्तार हुए व्यक्ति को इसकी सूचना रहे। इसके साथ साथ सबसे जो महत्वपूर्ण राइट्स गिरफ्तार हुए व्यक्ति के हैं वो ये हैं कि जिस वक्त उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस समय से 24 घंटे के भीतर उसको नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी होता है। और इन 24 घंटों में से सिर्फ यात्रा का जो समय होता है, जिस स्थान पर उसको गिरफ्तार किया गया है वहाँ से कोर्ट तक ले जाने का जो टाइम लगता है, जो उसमें अंदर टाइम लगा है, उसको निकाल दिया जाएगा। उसको छोड़ करके 24 घंटे का जो टाइम है उसके अंदर अंदर ऐसे गिरफ्तार हुए व्यक्ति को नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना निहायत ज़रूरी है। और इस प्रकार से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस 24 घंटे से ज़्यादा अपने पास नहीं रख सकती। और यदि पुलिस को कस्टडी लेनी है तो माननीय अदालत में पेश करने के बाद उनको वहाँ से लिखित आदेश लेना होता है ताकि वो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की कस्टडी अपने पास रख सकें। और इसमें ध्यान देने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो माननीय अदालत होती हैं वे भी ऐसे किसी व्यक्ति की जो कस्टडी है उसको एक बार में 14 दिन से ज़्यादा के समय के लिए कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। 14 दिन पूरे होने पर उसे फिर से कोर्ट में पेश करना अनिवार्य रहता है। और इस प्रकार से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह भी ज़रूरी नहीं है कि उसको पुलिस कस्टडी में ही दिया जाए, उसको पुलिस कस्टडी में ना भेज करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। और यदि माननीय न्यायालय को ये लगता है कि इसको पुलिस कस्टडी में दिया जाना ज़रूरी है तो ही पुलिस कस्टडी दी जाती है। और यदि इन्वेस्टिगेशन के लिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता ना हो तो उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। इसके अलावा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का यह भी राइट है कि उसको ऐसे किसी भी काम के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता जिसका इस्तेमाल बाद में सबूत के तौर पर उसके ही खिलाफ किया जा सके। क्योंकि भारत का संविधान साफ तौर पर यह कहता है कि किसी भी आरोपी को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर अपराध का चार्ज हो, उसको बाध्य नहीं किया जा सकता कि वह अपने ही खिलाफ गवाही दे। गिरफ्तारी के समय गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी की जिम्मेवारी बनती है कि गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना उसके किसी रिश्तेदार, संबंधी या मित्र को दे दी जाए। और गिरफ्तार हुए व्यक्ति का ये अधिकार है कि वह पुलिस को बता सकता है कि मैं अपनी गिरफ्तारी की सूचना किसे देना चाहता हूँ। और जिस व्यक्ति का वो नाम कहे, पुलिस अधिकारी की जिम्मेवारी रहती है कि उस व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी की सूचना दे दी जाए। और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का यह भी एक राइट है कि वह
अपने बचाव के लिए कानूनी राय अपने एडवोकेट के माध्यम से ले सकता है। वह अपने एडवोकेट को नियुक्त कर सकता है, मिल सकता है, मिल करके कानूनी राय हासिल कर सकता है और इस प्रकार से अपने लीगल एक्सपर्ट से मिल करके वह अपनी बेल के लिए भी अप्लाई कर सकता है। और गिरफ्तार हुए व्यक्ति को जब भी माननीय अदालत के सामने पेश किया जाता है और अगर वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है या किसी और वजह से अपना कोई वकील नियुक्त नहीं कर सकता है, तो वह इस बारे में जो मजिस्ट्रेट हैं उनको आवेदन कर सकता है, जिसके अंतर्गत उसको बेल एंड रिमांड जो काउंसिल अपॉइंट किए गए होते हैं उनकी सहायता दिलवाई जा सकती है। आइए अब बात करते हैं कि अगर किसी महिला अपराधी को इस प्रकार के किसी ऑफेंस में गिरफ्तार किया जाए तो महिला अपराधियों के गिरफ्तारी की सूरत में कौन से वो विशेष अधिकार हैं जो केवल महिलाओं को ही प्राप्त हैं। पहली ज़रूरी बात यह है कि महिला अपराधी को महिला पुलिसकर्मी की ही हिरासत में रखा जा सकता है। इसके साथ साथ ऐसी किसी महिला का जब मेडिकल करवाया जाता है तो वह भी किसी महिला डॉक्टर के द्वारा ही करवाया जाना लाजमी है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी किसी महिला अपराधी को यदि थाना में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो उसे सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले थाना में नहीं बुलाया जा सकता और पूछताछ के दौरान भी किसी महिला कांस्टेबल का वहां मौजूद रहना ज़रूरी होता है। इसके अलावा इस प्रकार की महिला अपराधी की तलाशी भी एक महिला पुलिसकर्मी ही ले सकती है, पुरुषकर्मी नहीं ले सकते। और यदि किसी महिला के घर की तलाशी लेनी हो तो जो तलाशी लेने वाले अधिकारी होते हैं उन्हें उस महिला के कहने पर उस महिला को उस घर से बाहर निकलने का समय देना ज़रूरी होता है। आइए अब बात करते हैं हैंडकफिंग या हथकड़ी लगाने के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम देता है। राइट टू फ्रीडम के तहत हमें स्वतंत्रता पूर्वक कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी है, लेकिन जब कोई भी आपराधिक मामला घटित होता है तो उस सूरत में हमारा जो ये राइट है ये कर्टेल हो जाता है, ये सीमित हो जाता है। और इस सीमित स्थिति में जब ऐसे किसी अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसको कस्टडी में लेती है, हिरासत में लेती है और उसको अपने पास रखती है। और हमारा ये जो राइट टू फ्री मूवमेंट है इसको अरेस्ट होने की स्थिति में एक सीमा तक ही कर्टेल किया जा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसे निर्देश जारी किए हैं कि आमतौर पर ऐसे किसी भी अपराधी को हथकड़ी ना लगाई जाए, उसकी हैंडकफिंग ना की जाए, लेकिन कुछ खास और विशेष परिस्थितियों में ही उसको हैंडकफ किया जा सकता है, उसको हथकड़ी लगाई जा सकती है। वो कौन कौन सी स्थितियां हैं? सबसे पहली स्थिति ये है कि यदि अपराधी ने भागने की कोशिश की हो, वो भागने की कोशिश करता हो, उस स्थिति में भी उसको हैंडकफ किया जा सकता है। एक स्थिति ये हो सकती है कि अपराधी हिंसक है, वो वायलेंट है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, उस सूरत में भी उसकी हैंडकफिंग की जा सकती है। लेकिन केवल मात्र ये कहने से ही हैंडकफिंग नहीं की जा सकती। इसके लिए पुलिस को जिन्होंने अरेस्ट किया है वो कोर्ट से अर्जी लगा करके इसके बारे में उन्हें लिखित परमिशन लेनी पड़ती है। लिखित परमिशन होने पर ही ऐसे किसी अपराधी को हैंडकफ किया जा सकता है, अन्यथा उसे हैंडकफ नहीं किया जा सकता। हमने अक्सर देखा है कि समाज में कुछ एंटी सोशल क्रिमिनल लोग ऐसे होते हैं जो समाज में केओस पैदा कर देते हैं, अव्यवस्था का माहौल बना देते हैं, जिसको कंट्रोल करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए पुलिस विभाग की स्थापना की गई है। मगर आमतौर पर देखने में ये आता है कि जो आम जनता है वह पुलिस को सहयोग नहीं करती, उस वजह से पुलिस को कार्य करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो बतौर जिम्मेवार नागरिक हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम पुलिस का सक्रिय रूप से सहयोग करें ताकि वे हमें बेहतर सुरक्षा प्रदान कर पाएँ और सामाजिक व्यवस्था को कायम रख सकें। इसी कड़ी में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक सेक्शन 43 है जिसमें आम जनमानस को, प्राइवेट पर्सन को ये राइट दिया गया है कि वे किसी भी अपराधी को गिरफ्तार कर सकते हैं, गिरफ्तार करने में पुलिस की मदद कर सकते हैं। प्रावधान ये कहता है कि यदि कोई ऑफेंस जो कि कॉग्निजेबल हो, नॉन वेलेबल हो और आपकी मौजूदगी में हुआ हो तो उस स्थिति में आप ऐसे अपराधी को जो है गिरफ्तार कर सकते हैं और उसे पकड़कर नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है वहां आपको ले जा करके उसे संबंधित अधिकारी के हवाले करना है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 43 जो ये कहता है कि आपकी मौजूदगी में यदि कोई कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल अपराध हुआ हो, उस सूरत में उस अपराधी को आप गिरफ्तार कर सकते हैं,
उसको गिरफ्तार करने के बाद जो भी नज़दीकी पुलिस थाना हो, आपने वहाँ जाकर उसे पुलिस अधिकारी के हवाले करना है ताकि वो आगामी कार्रवाई उसमें कर पाएँ। इसके साथ साथ न केवल आप ऐसे अपराधी को अरेस्ट कर सकते हैं, बल्कि ऐसे अपराधी को भी अरेस्ट कर सकते हैं जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, जो न्यायालय के द्वारा उद्घोषित अपराधी हो। वो किसी भी अपराध में उद्घोषित हो सकता है। आप उसे भी गिरफ्तार करके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ले जा करके सौंप सकते हैं ताकि संबंधित थाना उसमें आगामी कार्रवाई कर सके। और इस तरह के केसेस में ये ज़रूरी नहीं है कि अरेस्ट करने के बाद आप स्वयं उसे वहाँ ले जाएं। आप कोई भी ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि उसको नज़दीकी पुलिस स्टेशन तक ले जाया जा सके। तो लीगल टॉक्स पर ये थी आज की चर्चा। मुझे उम्मीद है आज की चर्चा आपको पसंद ज़रूर आई होगी और आपके काम आएगी। और इसी तरह की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और इसके साथ साथ इसको शेयर भी करें। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।